हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है। वी नो दैट 2/3 की पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि हर 3 में से 2 क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ओके, एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है और प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। हम जो खाते हैं ना वो एग्रीकल्चर से आती है। तो बहुत सारे फूड जो प्रोड्यूस होते हैं, जो हम खाते हैं, वो एग्रीकल्चर से आती है इंडिया में। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, यहाँ पे हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रीज़ की भी प्रोड्यूस की जाती है। क्या आप कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ बता सकते हो जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं? मोर ओवर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे हो गया टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये भी क्या की जाती है, इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है, यानी कि दूसरे देश में। तो फिर आपको ये भी समझना है कि बहुत सारे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा ये सब एक्सपोर्ट की जाती है फ्रॉम इंडिया, यानी कि बाहर भेजी जाती है और प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। ये सब आपको प्लांटेशन क्रॉप देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अगेन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड जो है वो काफ़ी बदल गई है, सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिज़िकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारी एग्रीकल्चर की टेक्निक बदली है क्योंकि अभी हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी में एडवांस किया है, हमें नो हाउ पता चला है और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी बदल गई है। जैसे पहले हम बैल यूज़ करते थे बट अब हम ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। फिर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स एंड तरीके आ गए हैं ताकि क्रॉप्स को हम क्या करें, फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकें ताकि न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें प्लांटेशंस क्रॉप्स को। अभी ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ भी इरिगेशन अब क्या हो गई है, पॉसिबल हो गई। तो बहुत सारे अभी टेक्निक्स हमने अभी डेवलप कर ली है, एग्रीकल्चर को हमने बहुत हाई लेवल पर ले गए हैं। ठीक है, तो फार्मिंग जो है वो वेराई करता है सब्सिस्टेंस से लेकर कमर्शियल टाइप। सब्सिस्टेंस मतलब होता है हम खुद की कंजप्शन के लिए फार्मिंग करते हैं, और कमर्शियल मतलब होता है जिसको हम बेचने की पर्पज़ से करते हैं। तो कभी कभी हम ये कंबाइंड फॉर्म भी यूज़ करते हैं, या फिर कभी सिंगल सब्सिस्टेंस के लिए, या फिर कमर्शियल टाइप। एट प्रेजेंट बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में फार्मिंग सिस्टम्स को प्रैक्टिस की जाती है। अब हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम से ही लग रहा है प्रिमिटिव, यानी कि बहुत ही पुराना, जो डेवलप नहीं हुआ है, जो हम काफ़ी टाइम से पहले। एट प्रेजेंट तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। जिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है अभी तक प्रैक्टिस की जाती है फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर जो है ये प्रैक्टिस की जाती है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है, विथ प्रिमिटिव टूल्स जैसे हो गया डाउ, डिगिंग स्टिक्स। ये सब प्रिमिटिव टूल्स है जो हम काफ़ी पहले यूज़ करते थे, एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर इन्वॉल्व होते हैं। इस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो कम्प्लीटली मॉनसूनल बेस्ड होती है, और यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो नेचुरल होती है, जो सूटेबल है एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसी में क्रॉप को ग्रो की जाती है। ये एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी होता है। यहाँ पे फार्मर जो है एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है, सीरियल्स को प्रोड्यूस करता है, और भी अदर फूड्स क्रॉप को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि वो खुद की फैमिली को फीड कर सके, खुद को सस्टेन करने के लिए और अपने फैमिली को। इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सस्टेन करता है वो खुद की फैमिली को। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी जब डिक्रीज़ हो जाती है तो फार्मर क्या कर देता है, शिफ्ट कर लेता है और
दूसरी फ्रेश पैच ऑफ लैंड में चला जाकर फिर वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। इस टाइप ऑफ शिफ्टिंग को नेचर जो है फिर धीरे धीरे रिप्लेनिश करेगी उसकी फर्टिलिटी सॉइल की जो कम हो गई है। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्निंग करते हैं, ठीक है। तो दो नेचुरल प्रोसेसेस है ये, थ्रू नेचुरल प्रोसेस हो गया। लैंड प्रोडक्टिविटी इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की काफ़ी लो होती है क्योंकि फार्मर यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करता है अपने, और या फिर मॉडर्न इनपुट्स भी यूज़ नहीं करता है, बिल्कुल प्रिमिटिव रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, पूरे दूसरे कंट्रीज़ में अलग अलग नाम। तो ये नाम आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। झूमिंग जो है ये स्लैश एंड बर्निंग का दूसरा नाम है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले इसको झूमिंग बोलते हैं, जैसे आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड हो गए। मणिपुर वाले से पामलू बोलते हैं। दीपा, ठीक है, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वाले दीपा बोलते हैं। अंडमान निकोबार वाले भी दीपा ही बोलते हैं। झूमिंग जो है ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसे मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं और सेंट्रल अमेरिका। वेनेजुएला वाले इसे कुनुक्को बोलते हैं। रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। सेंट्रल अफ्रीका में मज़ोल बोलते हैं। इंडोनेशिया में लदांग बोलते हैं। वियतनाम में से रे बोलते हैं। इंडिया में ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को बिवाड़ बोलते हैं या फिर दहिया बोलते हैं। मध्य प्रदेश में पोडू और पेंडा, आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पामा दोबी या फिर कोमन ब्रिंगा, ये ओडिशा में बोलते हैं। कुमारी बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में। वलरे या वल्ट्रे ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बोलते हैं। खिल जो है ये हिमालयन बेल्ट में बोलते हैं। कुरुवा झारखंड में बोलते हैं। झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नाम याद रखना है, जैसे कुनुक्को, मिल्पा, माजोल, लदांग, रे, बोडू पेंडा, ठीक है, पामादाबी, पामलू, दीपा, ये सब नाम आपको याद रखनी पड़ेगी। कुमारी, कोमन ब्रिंगा, पामादाबी, दहिया बेवाड़, वलरे, वल्ट्रे, ये सब आप याद कर लेना। रिंझा जो है वो अपने फैमिली के साथ एक विलेज में रहती है। तो फिर रांझा जो है वो अपने फैमिली के साथ एक छोटी सी गांव में रहता है, ठीक है। और वो दीपू यानी कि आसाम में एक दीपू जगह है, वहाँ से आउटस्कर्ट्स रहता है, यानी कि बहुत साइड, गांव के बहुत दूर साइड में रहता है, ठीक है। और वो इन्जॉय करती है अपने फैमिली मेम्बर्स को देखकर कि कैसे साफ़ की जा रही है वो प्लॉट ऑफ लैंड, स्लैश की जा रही है, बर्निंग द पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। शी ऑफ्टन हेल्प्स देम इन इरीगेटिंग द फील्ड्स विद वाटर रनिंग थ्रू द बैम्बू कैनल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग। आसपास में जो स्प्रिंग है वहाँ से बैम्बू कैनल उन्होंने बनवाया है और वहाँ से उसको अपनी लैंड में इरीगेट करते हैं। सी लव द सराउंडिंग एंड वॉन्ट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज सी कैन, ठीक है। यहाँ की सराउंडिंग को काफ़ी पसंद करती है एंड वो स्टे करना चाहती है जितना ज़्यादा वो यहाँ पे रह सकती है, ठीक है, जितने लंबे समय तक। बट ये जो छोटी लड़की है इसे आइडिया नहीं है कि इसकी जो इसकी जो सॉइल है, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, इसकी जो सॉइल है उसकी क्या हो रही है, फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, यानी कि लो होते जा रही है सॉइल जो है यहाँ पर। एंड हर फैमिली जो है वो फ्रेश पैच ऑफ लैंड नेक्स्ट सीज़न में फिर क्या करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे फाइंड आउट करना, ठीक है। क्योंकि उनकी जो है प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो पैच ऑफ लैंड जिसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर उनको रिलाई करना पड़ेगा दूसरी पैच ऑफ लैंड में, और मीनवाइल उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि वो फिर से क्या कर पाए, उसकी फर्टिलिटी फिर से रिप्लेनिश हो जाए। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख लेते हैं। ये एक ऐसे टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसको प्रैक्टिस की जाती है एरियाज़ में जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन हो, प्रेशर हो लैंड में, ठीक है, बहुत हाई पॉपुलेशन लैंड में प्रेशर हो। इसे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, ठीक है, इसको लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे
बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाई डोज, ताकि प्रोडक्शन जो है उसका आउटकम जो है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैड थिंग है कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, यानी कि मान लो किसी बुजुर्ग का 3-4 बेटे हैं और वो बुजुर्ग मरने वाला है, तो उसने तो पहले से अपने 4 बेटों को क्या कर दिया, कुछ लैंड्स दे दिया। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस होती है बेटों की कि आप एक लैंड ले लो। मान लो 4 बेटा है तो एक लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक बड़ा, एक छोटा और एक मीडियम और एक सबसे छोटा बेटा लेगा। तो इससे क्या होता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो छोटा साइज़ में हो जाता है। तो जितना छोटा साइज़ हो जाता है तो लैंड होल्डिंग साइज़ क्या होती है, इसमें फ़र्क आ जाती है, जिससे वो अनइकोनॉमिकल बन जाता है और फार्मर्स यहाँ पे काफ़ी मैक्सिमम आउटपुट करने की कोशिश करते हैं वही लिमिटेड लैंड में। तो यहाँ पे और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं होती है लाइवलीहुड की, कि वो कहीं और भी जाकर रिलाय कर सकें, कोई और व्यवसाय को अडॉप्ट कर सकें। तो काफ़ी एनॉर्मस प्रेशर होती है उस एग्रीकल्चरल लैंड में, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी उसकी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये भी एक मेजर इशू है इंडिया में। ठीक है, कि लैंड होल्डिंग साइज वो प्रेशराइज्ड हो जाती है। तो इसे इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग में भी इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइप का फार्मिंग। ये काफ़ी हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इसमें भी यूज़ की जाती है, जैसे HYV सीड्स हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटी जो स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस की थी, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी क्या हो, सबसे ज़्यादा ऑब्टेन की जा सके। यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो वेरी करता है एक रीजन से दूसरी रीजन से। ठीक है, मान लो वेस्ट बंगाल जो है उसने कल्टीवेशन करी तो वहाँ का आउटकम ज़्यादा आया कंपैरेटिवली टू झारखंड। तो इसको वेरी बोल सकते हैं कि वेरी करता है इसके आउटकम फ्रॉम रीजन टू रीजन। फॉर एग्जांपल राइस से कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा एंड पंजाब में, बट आप ओडिशा में देखोगे तो ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब वाले कंज्यूम नहीं करते इतना राइस, वो सब बेचने के लिए करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हैं ये क्रॉप कल्टीवेशन। बल्कि बात की जाए ओडिशा की तो ये कंज्यूम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, राइस का प्रोडक्शन करते हैं। प्लांटेशन जो है ये एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग भी होता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। ठीक है, प्लांटेशन जो होता है ना, इसमें क्या करते हैं, एक ही क्रॉप को, ठीक है, बहुत बड़े प्लॉट ऑफ लैंड में उसको उसका कल्टीवेशन करते हैं, प्लांट, और सिर्फ एक ही क्रॉप को करते हैं। तो प्लांटेशन जो है एक ऐसा इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, जहाँ पे प्लांटेशन कवर करता है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। प्रोडक्शन मास लेवल की होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, और यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स को एम्प्लॉय की जाती है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे प्रोड्यूस जो हैं यहाँ पर यूज़ की जाती है रॉ मटेरियल की तरफ हर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में जो वो उसके रिलेटेड हो। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा ये इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। जैसे कि आसम में आपको चाय दिखेगी और नॉर्थ बंगाल में भी। कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका और भी बहुत इम्पॉर्टेंट कर्नाटका में दिखेंगी, और इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है इन स्टेट्स की। सिंस यहाँ की जो प्रोडक्शन है मेनली फॉर मार्केट के लिए की जाती है, और इनकी काफ़ी डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज़। ठीक है, प्लांटेशन एरिया से कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा खासा को डेवलप किया गया है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस के लिए, जो हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में। सो दिस इज़ अ प्लांटेशन ऑफ बनाना, यू कैन सी इट। ये साउथ इंडिया में इसकी प्लांटेशन होती है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बनाना ये जो है ये बैम्बू है, देख रहे हो आप, बैम्बू है ना।
बैम्बू की तरह इसकी स्टेम है, इनकी ट्रंक है, ठीक है, पतली पतली ट्रंक। तो ये जो बैम्बू प्लांटेशन है ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कैरी आउट की जाती है। अब हम क्रॉपिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। हम जानते हैं कि इंडिया में क्या है, बहुत सारे फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। अगर आप हर स्फीयर से देखोगे तो हर स्फीयर में आपको फिजिकल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट्स एंड वेजिटेशन डाइवर्सिटी, यहाँ तक कि अर्थ की फ़िज़िकल फीचर्स में भी इंडिया में अगर आप फिजिकल फीचर्स देखोगे तो वहाँ भी डाइवर्सिटी, कल्चर्स में भी। Guys, don't mind the noises coming from the background. I'm living just next to the highway, that's why it's so much noisy here. I know it's pretty annoying, but never mind. ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी, प्लूरलिटी आपको सब देखने को मिल जाएगी इंडिया में। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। क्रॉपिंग पैटर्न्स हमारे कंट्री में बहुत सारे टाइप ऑफ फूड, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स और भी बहुत कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसको हमारे कंट्री में ग्रो की जाती है। इंडिया में आपको 3 क्रॉपिंग सीजन दिखेंगे। जो सबसे पहला राबी हो जाएगा, जो कि विंटर क्रॉप्स हो जाएंगे। खारिफ हो जाएगा मॉनसूनल क्रॉप्स, और जायद हो जाएगा समर क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप जो होती है उसको विंटर में सोन की जाती है, यानी कि उसको कल्टीवेट की जाती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे इसको हार्वेस्ट की जाती है, यानी कि समर में इसको विंटर में सोन करेंगे और समर में इसकी कटाई करेंगे, यानी हार्वेस्टिंग करेंगे। अप्रैल से जून हो जाएगा इसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग डे। कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हो गए, जैसे वीट हो गई, बार्ले हो गए, पीस, ग्राम और मस्टर्ड हो गए। दो ये जो क्रॉप्स होती है आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। आप देखोगे तो आपको सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ ही दिखेंगे जो राबी क्रॉप्स को यूजुअली कल्टीवेट करते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स के लिए ये सब स्टेट्स जो है ये पॉपुलर है। अवेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशंस ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। अब विंटर मंथ्स में बारिश होती है, जिसको हम पढ़े थे वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, जो कि सक्सेस करते हैं इस क्रॉप्स को सक्सेसफुली ग्रो होने में, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जो सक्सेस है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब में आई थी, हरियाणा में आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन जी ने लाया था। तो इससे क्या होता है कि पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा ग्रो की जाती है ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू, बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होती है। जैसे पंजाब हो गए, हरियाणा, यूपी और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ द एवर मेंशन राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है जैसे ही मॉनसून आने वाली होती है, यानी कि प्री मॉनसून की ऑनसेट, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, यहाँ पे हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए, जैसे इस सीज़न में ग्रो की जाती है जौवर, बाजरा, मेज़, पैडी, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हो गए, जैसे आसम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स हो गए ओडिशा के, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट, ठीक है। गोवा और मुंबई वाली कोस्ट को कोंकण कोस्ट बोलते हैं, अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश और बिहार। रिसेंटली पैडी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप हो गई है पंजाब और हरियाणा की, जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है, एग्जाम्स में काफ़ी टाइम में पूछी गई है, ठीक है। जैसे आसाम हो गया, अरे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गई और ओडिशा हो गई। तो ये 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी है, ठीक है। पैडी मतलब चावल होती है, इसको एक साल में ग्रो की जाती है, कहाँ पे, आसाम में, ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में, जिसको हम बोलते हैं औस, अमन और बोरो, या
आपको याद रहेगा। ओस जो है वो असम में, वेस्ट बंगाल में अमन और बोरो बोलते हैं ओडिशा में। इन बिटवीन द राबी एंड द खारीफ सीज़न, अब राबी जो विंटर क्रॉप हो गई और मानसूनल खारीफ हो गई, इन दोनों के बीच में जो एक शॉर्ट सीज़न आती है समर के टाइम, उसे हम जायद सीज़न बोलते हैं। इस क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग जायद, जो हो गई वाटरमेलन हो जाएगा, मस्क मेलन हो जाएगा, ठीक है, कुकुम्बर यानी कि खीरा हो जाएगा, और बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे ककड़ी, ये सब जो आप देखते हो ना समर सीज़न में जो आपको देखने को मिलता है, ये और फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। शुगर केन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, ये आपको याद रखना है कि शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए 1 साल लग जाती है उसको बढ़ने में ही। अब हम मेजर क्रॉप्स देख देते हैं। यहाँ पे वेराइटी ऑफ फूड्स और नॉन फूड्स क्रॉप्स को ग्रो की जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल। अब सॉइल पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल में कौन सी न्यूट्रिशन है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लांटेशन की जाती है या फिर कल्टीवेशन की जाती है। क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, ये सब वेरिएशंस जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। मेजर क्रॉप जो ग्रो की जाती है इंडिया में वो हो जाएगा चावल, गेहूँ, मिलेट्स, दाल और चाय, कॉफ़ी और गन्ना, ऑयल सीड्स, कॉटन और जूट, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, एक्सेट्रा भी है। राइस अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिवली, अब यहाँ पे सब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। राइस जो है ये एक स्टेपल फूड है, ठीक है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी, स्टेपल फूड मतलब होता है जो लोग डेली कंज्यूम करते हैं। राइस के बिना उनका एक दिन ऐसा जाता नहीं है, वो स्टेपल फूड रहती है उनकी, मतलब डेली कंजप्शन होती है उसकी, ठीक है। तो ये एक स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया की। हमारा जो कंट्री है हमारा जो कंट्री है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपको याद रखना है राइस का सेकंड प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, तो इंडिया हो जाएगा। और आफ्टर चाइना सबसे पहला कौन हो गया, चाइना हो गया, फिर आएगा इंडिया नंबर 2 में। ये एक खारीफ क्रॉप है, यानी कि इसको मॉनसून के टाइम में क्या की जाती है, इसको कल्टीवेट की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। और बहुत हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एबव 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश, और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अब जहाँ पे बारिश कम होती है तो इरिगेशन की फैसिलिटी से क्या होता है, राइस को ग्रो की जाती है। तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि राइस जो है वो खारीफ क्रॉप है, राइट, मॉनसूनल है, और इसे एबव 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो की जाती है। और इधर पे कितनी एनुअल रेनफॉल चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। ये राइस कल्टीवेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज है। फिर यहाँ पे वीट की दिखेगी आपको, ये दिस इज़ वीट, राइट। राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड, सॉरी ये भी राइस ही है जो कि अभी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि इसकी कटाई होगी, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। फिर इसको छांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, फिर कंपनी को भेज दी जाएगी, फिर इसको प्रोसेस करके फिर चावल आपके घर में पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा जिसमें आपको दिखाया गया है मेजर एरिया और माइनर एरिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस की। तो सबसे ज़्यादा कंजप्शंस ऑफ मेजर एरिया ऑफ राइस आप देखोगे तो आपको ईस्टर्न फ्लैंक में दिखेगा, राइट। वेस्टर्न फ्लैंक में लोग इतना कंजप्शन, यानी कि माइनर एरिया है, इतना कंजप्शन नहीं है जितना मेजर एरिया की कंजप्शन ऑफ राइस आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। राइस जो होती है उसको प्लेन्स ऑफ नॉर्थ में ग्रो की जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और कोस्टल एरियाज़ एंड द डेल्टाइक रीजन्स। डेल्टाइक रीजन्स कौन सी हो गई, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो है वो डेल्टाइक रीजन हो गई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। और कृष्णा गोदावरी बेल्ट, ठीक है, वहाँ पर भी क्या की जा सकती है, वो भी डेल्टाइक रीजन है, वहाँ पे भी राइस को ग्रो किया जा सकता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशंस और ट्यूबवेल्स भी दी गई है ताकि वहाँ पे भी राइस को
ग्रो किया जा सके जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी। अब हम देखते हैं वीट। वीट जो है ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप होती है। सेकेंड मोस्ट है, सबसे पहला कौन हो गया था, राइस। अब हो जाएगी रोटी। ठीक है, ये एक मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का। मेन फूड है, यानी स्टेपल भी बोल सकते हो। नॉर्थ यूजुअली इसको कंज्यूम करने वाले नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री वाले होते हैं। और ये एक राबी क्रॉप है। हमने पढ़ा जो वीट था, सॉरी, जो पैडी था दैट वाज द खरीफ क्रॉप। अब वीट क्रॉप जो है ये राबी क्रॉप है और इसको काफ़ी कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए, ठंडी सीज़न। इसलिए तो हमने देखा था कि इसको सोन की जाती है कब, विंटर सीज़न में। ठीक है, और काफ़ी ब्राइट सनशाइन की भी ज़रूरत पड़ती है जब ये राइपनिंग हो जाती है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से ग्रो होकर लास्ट स्टेज यानी पक जाता है तब। ठीक है, और इसे 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। जब ये बढ़ते रहता है ना तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर से एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हमारे कंट्री में है, एक गंगा सतलज प्लेन्स हो गया और दूसरा नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा सतलज प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन। तो यहाँ पे वीट की काफ़ी अच्छी खासी ग्रो की जाती है, वीट ग्रोइंग जोन्स हो गए। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हो जाएंगे वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान हो जाएगा। वीट कल्टीवेशन ये देख सकते हो, दिस इज़ वीट कल्टीवेशन। ठीक है, अब हम मिलेट्स में आ जाते हैं। मिलेट्स जो होती है, जौवर, बाजरा और रागी जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। तो मिलेट्स में ये तीन इम्पॉर्टेंट होती है, और भी बहुत होती हैं, बट जौवर, बाजरा और जो रागी होती है ना, इनकी ये कॉम्बिनेशन होती है, जौवर, बाजरा और रागी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मिलेट्स है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। दो दीज आर नोन एज क्वार्स ग्रेन्स, इसको हम क्वार्स ग्रेन्स भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो देखोगे तो ये खुरदरा रहता है। ठीक है, इसकी प्लेन सरफेस नहीं होती है। काफ़ी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसकी, जैसे रागी जो हो गया, इसमें बहुत आपको आयरन मिलेगा और कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज होती है। जॉवर जो है ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो जॉवर जो है वो थर्ड मोस्ट हो गई, यानी कि पहला नंबर पे पैडी, सेकंड में वीट, फिर थर्ड में जॉवर आ जाता है एरिया और प्रोडक्शन के ये में। ठीक है, रिगार्ड में। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज़। अब इसको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसे मॉइस्ट एरियाज़ में ही ग्रो की जाती है, जहाँ पे विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, जहाँ पे आपको इरिगेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्ट में इसको ग्रो की जाती है। बहुत सारे जॉवर जो हैं वो स्टेट्स हो गए जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। याद रखना, जॉवर को प्रोड्यूस करने वाले सब सदर्न स्टेट्स हैं, मेजर वाले। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल में आ जाता है, लेकिन नॉर्थ की कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं बाजरा। बाजरा जो है बहुत अच्छे से वो सैंडी सॉइल्स में या फिर शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है। बहुत सारे बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए जैसे राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी एक ऐसी क्रॉप है जो ड्राई रीजन्स में ग्रो करती है और रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी या शैलो ब्लैक सॉइल्स में ये ग्रो करती है। बहुत सारे रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। मेज़ को बोलते हैं भुट्टा। ठीक है, ये क्रॉप है जो कि यूज़ की जाती है फूड की तरह और फॉडर की तरह। ठीक है, फॉडर मतलब जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स को खिलाते हैं। तो मेज़ जो है ये भी एक खरीफ क्रॉप है, ये बारिश के दिनों में ही इसको क्रॉप की जाती है, जिसमें टेम्परेचर 21 डिग्री से लेकर उसके बीच, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और ये ग्रो करती है
ओल्ड एलिवियल सॉइल में, यानी कि बांगर में, है ना। और कुछ स्टेट्स हो गए जैसे बिहार इज़ ग्रोन इन राबी सीज़न ऑल्सो, ठीक है। बिहार में विंटर सीज़न में भी इसको क्या ग्रो की जाती है। बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस कंट्रीब्यूट करती हैं इनकी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मेज़ की। कुछ मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए जैसे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वुमेन जो है यहाँ पे एम्प्लॉयड है एंड दे आर हार्वेस्टिंग मेज़, राइट। अब यहाँ पे आपको एक मैप और दिखेगा जहाँ पे आपको मेजर एरिया और माइनर एरिया दिखाई जाएगी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट है जो कि आपको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, है ना। सबसे आपको तो बीच नॉर्थ में और नॉर्थ सेंट्रल यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा, और कुछ बीच का पार्ट को महाराष्ट्र का देखने को भी मिल जा रहा है, ठीक है। पल्सेस देख लेते हैं, यानी कि दाल। इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज अ कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये मेजर सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। तो इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, और कंज्यूमर यानी कि खरीदने वाला भी और प्रोड्यूस करने वाला भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्सेस हो गया। ये मेजर सोर्स है प्रोटीन का। वेजिटेरियन डाइट की अगर बात की जाए तो मेजर पल्सेस जो है वो ग्रो की जाती है इंडिया में। जैसे बहुत सारे हो गए, तुर हो गया जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सब दाल हो गए, ठीक है। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेज आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन? तो आप डिस्टिंग्विश करो कि कौन से खारिफ सीज़न में ग्रो की जाती है और राबी सीज़न में। पल्सेस जो होती है उसे काफ़ी कम मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है और सरवाइव कर सकता है ड्राई कंडीशंस को भी। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक लेगुमिनस क्रॉप होता है ये, क्योंकि ये जो क्रॉप होती है ना, एक्सेप्ट अरहर, हेल्प करता है रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अब मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। मान लो दिस इज़ सॉइल, ओके। यहाँ पे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये भी प्लांट है, ठीक है। प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है, और यहाँ पे सॉइल है। और ये सब जो प्लांट मैंने जो अभी बात किया ना, इसके रूट्स है। ये जो प्लांट्स मैंने अभी बात किया, ये कोई क्रॉप है, मान लो ये पल्सेस है, राइट। तो इनकी जो रूट्स होती है ना, इनमें और इनके आसपास की जो सॉइल होती है, इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन जो एयर में है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन है हमारे एयर में, 21% ऑक्सीजन है। तो यही 78% नाइट्रोजन में क्या करता है कि बैक्टीरिया जो है वो एयर से जितने भी नाइट्रोजन है उसको ले लेता है। उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो ले सके, बट प्लांट में ऐसी टेंडेंसी नहीं होती कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सके। तो जब बैक्टीरिया इसे ले लेता है नाइट्रोजन को, तो हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग। और ये काफ़ी हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। और अब क्या हो गया, ये सॉइल में मिल गया ये वाला नाइट्रोजन, तो इससे प्लांट फिर ले सकता है। तो बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, प्लांट इससे नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है। तो इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स। किसको? तो फिर अरहर को छोड़कर जितने भी हमने पढ़ा पल्सेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है तुर या अरहर को छोड़कर बाकी सब जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये मोस्टली ग्रो की जाती है रोटेशन फॉर्म में दूसरे क्रॉप्स के साथ। यानी कि यहाँ पर मान लो ये पल्सेस लगाया और यहाँ पे मेज़ लगा दिया, फिर यहाँ पे पल्सेस लगाया और यहाँ मेज़ लगाया, फिर पल्सेस लगाया, मेज़ लगाया, ताकि ये हेल्प कर सके दूसरे प्लांट को भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। तो बहुत सारे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए जो पल्स को ग्रो करते हैं, जैसे MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। याद रखना गाइस,
एमपी हमेशा रहेगा और मध्य प्रदेश भी रहता है और राजस्थान के कुछ पोर्शंस रहते हैं। महाराष्ट्र ऑल्सो इज़ देयर एंड कर्नाटका। पंजाब हरियाणा भी रहता है मोस्टली फॉर पैडी एंड राइस। ठीक है, अब हम फूड क्रॉप्स देख लेते हैं जो कि ग्रेन्स नहीं हैं, जैसे शुगर केन हो गया। ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप हो गई, जो कि इंडिया इज़ इटसेल्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है और ये काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होती है, जिसकी टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना पैडी को ज़रूरत पड़ती है, बट 75 सेंटीमीटर से ले और 100 सेंटीमीटर यानी पैडी की तरह ही ज़रूरत पड़ती है, या पैडी से थोड़ा कम। इरिगेशन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है रीजन्स जहाँ पे लो रेनफॉल हो रही है। इसको ग्रो की जाती है बहुत सारे सॉइल्स में और बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर केन कल्टीवेशन। सोइंग टू हार्वेस्टिंग, ठीक है, इसको बोने से हार्वेस्टिंग तक इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद। ठीक है, सबसे मेन सोर्स है शुगर, जैगरी, खांडसरी एंड मोलासेस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स देखते हैं, 2018 में इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चाइना के बाद इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया पूरे वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना इन 2018। डिफरेंट ऑयल सीड्स जो होती है वो ग्रो करती है, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% इन टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया, जो कि है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स और कॉटन सीड्स, लिनसीड्स और सनफ्लावर। बहुत सारे होते हैं एडिबल यानी कि खाने योग्य और यूज़ की जाती है कुकिंग मीडियम्स की तरह। हाउएवर कुछ जो है उसको यूज़ की जाती है रॉ मटेरियल्स की तरह, जैसे कि सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए भी। ठीक है, तो ग्राउंडनट जो होती है यानी कि चिनिया बादाम, ठीक है चिनिया बादाम जो होता है ना जिसको हम खाते हैं, ये जो है ये खारीफ क्रॉप है और ये हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड इसी से प्रोड्यूस की जाती है कंट्री में। गुजरात जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2019 एंड 20। लिनसीड एंड मस्टर्ड जो है ये राबी क्रॉप्स हो गए। सीसमम जो हो गई वो खरीफ क्रॉप हो गई और नॉर्थ के लिए, और राबी क्रॉप हो गई साउथ के लिए। कैस्टर सीड को ग्रो की जाती है राबी और खरीफ क्रॉप की तरह। अब हम चाय में आ जाते हैं। चाय की जो कल्टीवेशन होती है ये एग्जांपल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बीवरेज यानी कि ड्रिंकिंग क्रॉप है, ठीक है, जिसको पिया जाता है। ड्रिंकिंग क्रॉप, बेवरेज क्रॉप जो होती है, इसको इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया जो ब्रिटिश ने किया था। ठीक है, अभी जो है टी प्लांटेशन जो है वो इंडियंस इसे ओन करते हैं। टी प्लांट्स को ग्रो की जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जो कि इंडिया इज़ कंड्यूसिव फॉर इट। ठीक है, बहुत डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, रिच होनी चाहिए ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के लिए। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, पूरे साल। फ्रीक्वेंट शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। टी जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी जो है उसे प्रोसेस्ड की जाती है इन द टी गार्डन टू रेस्टोर इट्स फ्रेशनेस, ताकि इसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जा सके। बहुत सारे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए जैसे आसम, हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा भी ट्री प्रोड्यूस करते हैं हमारे कंट्री में।
2080 चाइना जो इंडिया जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी चाइना के बाद। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी जो है ये इंडियन कॉफ़ी को हम बोलते हैं, इंडियन कॉफ़ी जो होती है उस जाना माना जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। द अराबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन, ठीक है। तो ये अराबिका जो है ना, ये एक अराबिका की वैरायटी है जिसको लाई गई थी यमन से, और पूरे कंट्री में इसको क्या की गई थी, प्रोड्यूस्ड। ये जो वैरायटी है ये काफ़ी ग्रेट डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। इनिशियली इसकी जो कल्टीवेशन है शुरुआत में तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी बाबा बुदन हिल्स में, और इवन अभी भी देखोगे आप कल्टीवेशन जो नीलगिरी तक कन्फाइंड है, कर्नाटका का, केरला का और तमिलनाडु। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देख लो अब। इन 2018 इंडिया जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद। इंडिया जो है एक प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल है एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स जैसे मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस हो गए नागपुर के और चिरापुंजी जो कि मेघालय में आपको देखने को मिलेंगे। बनानास केरला में, मिज़ोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लीची एंड गुआवा यूपी में, बिहार में। पाइनएप्पल्स और मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और महाराष्ट्र के एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, वालनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टी लीव्स को हार्वेस्ट की जा रही है बाय सम वेमेन। काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है ये टी कल्टीवेशंस, काफ़ी चीप लेबर होती है, ठीक है, इनको बहुत कम इनकम मिलती है। दिस इज़ टी कल्टीवेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंडनट की कल्टीवेशन हो रही है, और सनफ्लावर एंड मस्टर्ड जो है वो रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्रिकॉट्स, एप्पल एंड पोमोग्रेनेट की फार्मिंग हो रही है। एंड यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स में आपको पीस, कलीफ्लावर, टमाटो एंड ब्रिंजल देखने को मिल जाएगा। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। अब हम यहाँ पे नॉन फूड क्रॉप्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है ऑलरेडी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।